सीएम योगी दिल्ली में हैं और सीएम योगी जापानी डेलीगेशन से मुलाकात कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी उनके साथ मौजूद रहे। कल सीएम योगी इंडिया जापान बिजनेस कॉन्क्लेव में शामिल भी होने वाले हैं। जापान के उद्योगपतियों के साथ सीएम योगी की मैराथन बैठक होने वाली है। जापानी कंपनियों के पदाधिकारियों के साथ भी सीएम योगी की मुलाकात होनी है और कुछ मुलाकात कर ली गई है। यूपी में निवेश के लिए सीएम योगी आमंत्रित करेंगे। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सीएम योगी दिल्ली दौरे पर हैं। दिल्ली में आयोजित यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 में सीएम योगी हिस्सा ले रही हैं। ये 5 दिन का कार्यक्रम है जो 18 से 23 अगस्त तक चलेगा। इसका मकसद यूपी में जापानी निवेश, मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन एनर्जी और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देना है। नई दिल्ली के ताज पैलेस में आयोजित इस उच्च स्तरीय सम्मेलन में सीएम योगी और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जापानी प्रतिनिधि मंडल का स्वागत किया। यामानाशी प्रीफेक्चर के साथ एमओयू के बाद ग्रीन हाइड्रोजन रिसर्च को नई रफ्तार मिलेगी। आईआईटी कानपुर, एचबीटीयू और आईआईटी बीएचयू MMUT के सहयोग से 2 ग्रीन हाइड्रोजन सीओई स्थापित होंगे। ग्रीन हाइड्रोजन के हर सीओई के लिए यूपी सरकार ने 50-50 करोड़ रुपए दिए। एस्कॉर्ट्स कुबोटा का यूपी में 2029 करोड़ के निवेश का बड़ा प्रोजेक्ट है। येडा क्षेत्र में एस्कॉर्ट्स कुबोटा को 152 एकड़ जमीन आवंटित है। एस्कॉर्ट्स कुबोटा के प्रोजेक्ट से 3829 रोजगार के अवसर पैदा होंगे। पहले चरण में सालाना 60,000 ट्रैक्टर और 15,000 कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का उत्पादन होगा। स्पार्क, मिंडा, टोयो, डेंसो की साझेदारी से यूपी में एडवांस ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा। We believe from semiconductors to critical minerals, from quantum computing to battery storage, from clean energy to next generational mobility. The areas of cooperation between Japan and India are innumerous and offer tremendous potential to investors and to industry. 21 अगस्त को लखनऊ में मुख्य राज्य स्तरीय निवेश सम्मेलन होगा। सीएम की मीटिंग के जरिए निवेशकों से सीधा संवाद होगा। इस इवेंट में 200 से ज्यादा जापानी बिजनेसमैन शामिल हो रहे हैं। यूपी जापान इन्वेस्टमेंट समिट का भव्य उद्घाटन होने वाला है, जिसमें हजारों करोड़ रुपए के निवेश पर मंथन होने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रहलाद के साथ संदीप पांडे, न्यूज 18 दिल्ली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जापान के साथ यूपी सरकार के कई क्षेत्रों में बड़े निवेश की योजना बन रही है। मित्रों, जापान में एक अत्यंत सुंदर फिलॉसफी है, इचिगो इचिए, यानी हर पल और हर मुलाकात अद्वितीय है। आज की संध्या भी हमारे लिए यही भाव रखती है। यह केवल एक रात्रि भोज नहीं, यह 2 प्राचीन सभ्यताओं को एक मेज पर बिठाना है। मानव के इतिहास में मित्रता का सबसे पुराना रूप यही रहा है, साथ बैठकर भोजन करना। भारत और जापान के जो प्राचीन संबंध हैं, इसमें बुद्ध की करुणा है, जीवन का अनुशासन है और मध्यम मार्ग भी है। बीजेपी ने विनोद तावड़े को यूपी चुनावी प्रभारी बना दिया है। वहीं गुजरात के रहने वाले जगदीश ईश्वर भाई पटेल को सह प्रभारी बनाया गया है। अब विनोद तावड़े और जगदीश ईश्वर भाई पटेल के पास 2027 विधानसभा चुनाव में रणनीति बनाने की जिम्मेदारी होगी। सीएम योगी ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दोनों को बधाई दी है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मैं मानता हूं कि ये भाजपा के भविष्य की टीम है, भविष्य के भारत की टीम है। बीजेपी ने विनोद तावड़े को यूपी का प्रभारी बनाया है, वहीं जगदीश ईश्वर भाई पटेल को सह प्रभारी बनाया है।
विनोद तावड़े बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री हैं। विनोद तावड़े यूपी में संगठन चुनाव के पर्यवेक्षक रहे हैं। विनोद तावड़े जहां यूपी बीजेपी के प्रभारी बनाए गए हैं, वहीं गुजरात के रहने वाले जगदीश ईश्वर भाई पटेल को सह प्रभारी बनाया गया है। अब विनोद तावड़े और जगदीश ईश्वर भाई पटेल के पास 2027 विधानसभा चुनाव में रणनीति बनाने की जिम्मेदारी होगी। विनोद तावड़े महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद हैं और काफी अनुभवी नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नितिन नवीन जी ने कल आदरणीय विनोद तावड़े जी को संगठन में महामंत्री की जिम्मेदारी दी है और जगदीश भाई को सचिव। सीएम योगी ने सोशल मीडिया में पोस्ट कर बधाई भी दी। विनोद तावड़े को यूपी बीजेपी प्रभारी बनाने पर बधाई, जगदीश ईश्वर भाई पटेल को सह प्रभारी बनाने पर बधाई। आप दोनों के अनुभवी मार्गदर्शन से नई दिशा और नई गति मिलेगी। यूपी संगठनात्मक शक्ति, कार्यकर्ता आधारित संस्कृति और राष्ट्र प्रथम के संकल्प को गति मिलेगी। चुनाव की दृष्टि से संगठन के प्रभारी, 2 प्रभारी, आदरणीय विनोद तावड़े जी प्रभारी और आदरणीय जगदीश भाई पटेल जी सह प्रभारी बनाए गए हैं, तो दोनों अनुभवी कार्यकर्ता हैं। यूपी में पीडीए की काट के लिए बीजेपी ने राष्ट्रीय टीम की मदद से ओबीसी, एससी, युवा और महिलाओं के साथ ही मुस्लिम कनेक्शन का दांव खेला है। बीजेपी जहां एमवाई समीकरणों पर भी आगे बढ़ रही है, वहीं ओबीसी और दलित पॉलिटिक्स साध रही है और महिलाओं को तरजीह दे रही है। यही वो लाइन है जो आगामी विधानसभा चुनाव 2027 के सियासी संग्राम का चुनावी व्यूह है। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज 18 लखनऊ। बीजेपी की नई टीम में महिलाओं पर खास फोकस किया गया है। नितिन नवीन की टीम में शामिल 12 महिलाओं में से 3 महिलाएं यूपी से हैं। बीजेपी ने कुंवर बासित अली को अल्पसंख्यक मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। वहीं तारिक मंसूर पर भी बड़ा दांव खेला गया है। इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। बीजेपी ने राष्ट्रीय टीम में यूपी के 8 सियासी दिग्गजों के चेहरों से 2027 के सियासी संग्राम का साफ संदेश दिया है। नितिन नवीन की टीम में शामिल 12 महिलाओं में 3 महिलाएं यूपी से हैं। रेखा वर्मा को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। यूपी में ओबीसी में यादव के बाद सबसे बड़ी बिरादरी कुर्मी है। कुर्मियों को साधने के लिए रेखा वर्मा को मौका दिया है। रेखा वर्मा धौरहरा लोकसभा क्षेत्र से सांसद रही हैं। संगीता यादव को राष्ट्रीय मंत्री बनाया गया है। राज्यसभा सांसद और गोरखपुर के चौरी चौरा से पूर्व विधायक हैं। पिछड़े वर्ग के वोटर्स को सीधे प्रभावित करेंगी। यादव समाज के भीतर भी बीजेपी का जनाधार बढ़ाने में अहम भूमिका साबित होगी। स्मृति ईरानी को राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है। अमेठी में राहुल गांधी को चुनाव हराकर चर्चित हुई स्मृति ईरानी कुशल वक्ता है। महिला और युवा मतदाताओं के बीच पार्टी की पकड़ मजबूत करने में अहम भूमिका होगी। हरीश द्विवेदी लंबे समय से बीजेपी के संगठन में है और बीजेपी के संगठन से पहले वो विद्यार्थी परिषद में थे। रेखा वर्मा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 2 बार रह चुकी हैं। स्मृति ईरानी बहुत अच्छी वक्ता हैं, अमेठी को रिप्रेजेंट कर चुका है। बीजेपी ने कुंवर बासित अली को अल्पसंख्यक मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। वहीं तारिक मंसूर पर भी बड़ा दांव खेला है। प्रोफेसर तारिक मंसूर को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। एएमयू के पूर्व कुलपति और विधान परिषद सदस्य हैं। तारिक मंसूर पसमानदा समाज से आते हैं। तारिक मंसूर के जरिए बीजेपी मुस्लिमों के पिछड़े तबके को भी अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेगी। वंदे मातरम को लेकर घमासान लगातार जारी है। दिल्ली के बाद गोवा कांग्रेस दफ्तर में भी राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम में केवल 2 पैराग्राफ गाए गए, जिससे राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। बीजेपी ने कांग्रेस पर बार-बार राष्ट्रगीत के अपमान का आरोप लगाया है। वहीं कांग्रेस की ओर से अपमान के आरोपों से इनकार किया गया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बीजेपी का आरोप है कि 15 अगस्त को राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने वंदे मातरम का अपमान किया था, जिसके चलते राहुल सोनिया के साथ पूरी कांग्रेस पार्टी को देश से माफी मांगनी चाहिए। वही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि कांग्रेस ऑफिस में वही वंदे मातरम गाया गया जो महात्मा गांधी, नेहरू और सरदार पटेल ने गाया था। क्या बीजेपी इन पर केस दर्ज करेगी? अब तक 18 साल तक उन्होंने जो गाया एज ए उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट, वाजपेयी ने जो गाया वही गाया मैं, और 12 साल तक इन्होंने चीफ मिनिस्टर होकर अब तक जो गाया वही वंदे मातरम गाया। अगर ये गुनाह है तो उन्होंने 18 साल से गुनाह कर रहे हैं।
अगर यही गुनाह है तो गांधी जी के ऊपर केस डालो। वही कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष बीके हरिप्रसाद का कहना है कि कांग्रेस 2 स्टैंजा ही गाएगी। अगर हमें जेल भेजना है तो भेज दो। उन्होंने आरएसएस की तुलना आतंकी संगठनों से की। There is no difference between, because it is an unregistered organization. Jaish-e-Mohammed, Taliban, all these organizations are unregistered. There is no difference between Jaish-e-Mohammed, Taliban and RSS, because all the three are not registered in this country. कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने वंदे मातरम को लेकर कहा कि कांग्रेस की तरफ से राष्ट्रगीत को लेकर कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, लेकिन कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का कहना है कि मेरा धर्म किसी और की इबादत की इजाजत नहीं देता। कंट्रोवर्सी किस बात की है? बजाया है, पूरा बजाया, उसमें कौन सी कंट्रोवर्सी की बात है? कोई कंट्रोवर्सी नहीं। हमारे लोग तो वंदे मातरम तब भी बोल रहे थे कांग्रेस के अधिवेशन के अंदर, जब आपको लाठी खाने से डर लगता था और आप अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे। हमें क्यों बता रहे हो ये बात? गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने जितना पढ़ के बताया था ना वंदे मातरम, वो पूरा पढ़ा जाता था, हर कांग्रेस के अधिवेशन में पढ़ा जाता है। मेरा धर्म मुझे अपने धर्म के हिसाब से इबादत करने देगा ना। मैं किसी की वंदना इबादत नहीं कर सकता अल्लाह के सिवा। राष्ट्रगीत के अपमान को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में राजनीतिक टकराव जारी है। जहां सत्ता पक्ष इसे राष्ट्रीय भावना से जुड़ा गंभीर विषय बता रहा है, वहीं विपक्षी दल इसे मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने की साजिश करार दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस को लेकर राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को पुरानी एसआईटी की रिपोर्ट सौंपी गई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पुरानी एसआईटी की रिपोर्ट में चंपत राय और अनिल मिश्रा का नाम नहीं है। अब इसे लेकर बीजेपी का कहना है कि जो दोषी होगा उसे कड़ी सजा मिलेगी। वहीं कांग्रेस ने पूरी रिपोर्ट को फर्जी बता दिया है। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर राम मंदिर ट्रस्ट को पुरानी एसआईटी रिपोर्ट सौंपी गई है। सूत्रों के मुताबिक इस रिपोर्ट में चंपत राय और अनिल मिश्रा का नाम नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एसआईटी की जांच अभी चल रही है। चंपत राय और अनिल मिश्रा का एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट में नाम नहीं है। हालांकि चोरी का जिक्र है, 70 बार जो चोरी हुई है, कई बार जो यहाँ के कर्मचारी बाकायदा नकदी छुपा कर ले जा रहे थे, इसका भी जिक्र है। अयोध्या मेयर ने एसआईटी रिपोर्ट मिलने की पुष्टि की है, लेकिन चंपत राय पर कुछ नहीं कहा। वहीं राम मंदिर ट्रस्ट धार्मिक समिति के सदस्य का कहना है कि उनकी जानकारी में अभी ऐसी कोई बात नहीं है। अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को सौंप दी है और हमें उम्मीद है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में दूध का दूध पानी का पानी होगा। तीर्थ क्षेत्र के पास वह रिपोर्ट आ गई है, अब तीर्थ क्षेत्र को उस पर समुचित कार्रवाई करनी चाहिए। अभी ऐसी कोई अधिकृत जानकारी मेरे नॉलेज में नहीं आई है और मामला सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशन में चल रहा है, इसलिए जब तक जांच क्लियर रूप से न दाखिल हो जाए रिपोर्ट, तब तक कुछ कहना ठीक नहीं है। राम मंदिर मामले में एसआईटी की रिपोर्ट पर बीजेपी नेता राजेश चौधरी ने कहा, जो दोषी होगा उसे कड़ी सजा मिलेगी। वहीं कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने पूरी रिपोर्ट को फर्जी बताया है। देखिए, हम पहले दिन से ये कहते रहे हैं कि दूध का दूध पानी का पानी होगा। जिन्होंने ये कुकृत्य किया है उनको सजा मिलेगी। आज भी वो जेल के अंदर हैं। जो रिपोर्ट आई है उस पर सरकार मंथन करेगी और सख्त और कड़ी कार्रवाई करेगी। एसआईटी जब स्थापित की गई थी तभी वो निकल क्या आने वाला है, उसका असर क्या होने वाला है, ये सबको मालूम था। ये नई बात कुछ है ही नहीं। उन्होंने इसके इंडिपेंडेंट इंक्वायरी जो करनी चाहिए तो जानबूझ के नहीं, इधर उधर का करके मिटा दिया है। वो बिल्कुल बोगस रिपोर्ट है। राम मंदिर ट्रस्ट की गुजारिश पर एसआईटी का गठन 13 जून को राज्य सरकार ने किया था। 3 सदस्यीय टीम ने इसकी जांच की। एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर 25 जून को इस मामले में पहली एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें 8 नामजद और अन्य अज्ञात को आरोपी बनाया गया था। ये रिपोर्ट अब मंदिर ट्रस्ट को सौंपी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड।
गोरखपुर में सीएम योगी ने जनता दर्शन के दौरान अधिकारियों को आज कड़े निर्देश दिए। दरअसल एक महिला ने शिकायत की कि दबंग उसे रास्ता नहीं दे रहे हैं और धमका रहे हैं। इस पर सीएम योगी ने कहा कि लापरवाह लेखपाल, कानूनगो और तहसीलदार सबको सस्पेंड कर दिया जाए। वहीं गोरखपुर में पीआरडी के जवानों के सम्मेलन में सीएम योगी शामिल हुए और विकास को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गोरखपुर में सीएम योगी ने जनता दर्शन किया। इस दौरान एक महिला की जमीन का रास्ता न मिलने की शिकायत पर सीएम योगी ने कड़ा रुख अपनाया। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि महिला को तुरंत रास्ता दिलवाया जाए। इसमें लापरवाही बरतने वाले लेखपाल, कानूनगो, तहसीलदार सबको सस्पेंड किया जाए। रास्ता नहीं मिलेगा तुमको जहाँ जाना तो देखेंगे रास्ता उपलब्ध करवाओ, और अगर नहीं दे रहा है तो लेखपाल, तहसीलदार, कानून को सबको सस्पेंड कर दो। रास्ता नहीं मिलेगा तुमको जहाँ जाना तो देखेंगे रास्ता उपलब्ध करवाओ, और अगर नहीं दे रहा है तो लेखपाल, तहसीलदार, कानून को सबको सस्पेंड कर दो। वहीं सीएम योगी गोरखपुर में पीआरडी जवानों के सम्मेलन में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने काले धन को लेकर विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। लेकिन जिन लोगों ने दुबई में पैसा छुपाया था, आपने देखा होगा अभी अमेरिका ईरान के युद्ध में, और ठीक मिसाइल वहीं गिर रही थी, चिल्ला रहे थे सब। यानी मौतें दुबई में हो रही थी, मिसाइल वहां गिर रही थी, और चिल्लाहट इन नेताओं के घर में हो रही थी, और मिसाइल उनके अवैध कमाई पे भी गिर रही थी। और ये ऐसे ही लूट करने वालों पर ऐसे ही होता है। सीएम योगी बोले, पहले की सरकारों में एजेंडे में विकास नहीं था, सैफई एजेंडे में था, दंगा करवाना एजेंडे में था, खजाने की लूटपाट एजेंडे में था। पहले की सरकारों के एजेंडे में डेवलपमेंट नहीं था, उनका विकास केवल सैफई सिंडिकेट का विकास तक सीमित रह गया था। उनका स्वयं का विकास हो, बाकी जाए प्रदेश भाड़ में, इसलिए दंगा करवाते थे, गुंडागिर्दी करवाते थे, लूटपाट करवाते थे, खजाने को लूटपाट करवाते थे। गोरखपुर में जनता दर्शन के दौरान सीएम योगी ने कड़ा संदेश दिया कि जमीन संबंधी मामलों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। उत्तराखंड में बीजेपी अब मिशन 2027 को और तेज धार देने में जुट गई है। देहरादून में आज दिन भर बीजेपी की बैठकों का दौर चला। सीएम पुष्कर धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने मीटिंग्स ली, जिसमें टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार लोकसभा के सांसद और विधायकों ने मीटिंग में अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया। लोकसभा बार सांसदों और विधायकों की मीटिंग ली गई। जिलाध्यक्षों से विधायकों का फीडबैक भी लिया गया है। बीजेपी के चुनावी रोड मैप में अब विधायकों की बारी है। मंगलवार को 3 लोकसभा क्षेत्रों के विधायकों के साथ लोकसभा वार बैठकें हुई। विधायकों के कामकाज की समीक्षा हुई। संगठन की तरफ से जिला अध्यक्ष भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने विधायकों और जिला अध्यक्षों से सीधा फीडबैक लिया। बैठक में सिर्फ सरकार और संगठन का रिपोर्ट कार्ड नहीं देखा गया, बल्कि संभावित प्रत्याशियों को लेकर भी जिला अध्यक्षों से राय ली गई। जिला अध्यक्षों से बीजेपी की कमियां पूछी गई तो विधायकों ने भी अपनी पीड़ा सामने रखी। कई विधायकों ने शिकायत की है कि पार्टी के भीतर ही कुछ नेता उनके खिलाफ माहौल बना रहे हैं। सभी प्रकार की समीक्षाएं हो जाएंगी उसमें, और उनका फीडबैक भी मिल जाएगा, और जो काम हमको करने हैं आने वाले समय में उन सभी कामों को करेंगे। मानसून का ये समय चल रहा है, इस समय में हमारे सभी कार्यकर्ता, हमारे सभी जनप्रतिनिधि मिलकर जनता की सेवा करेंगे, और समयबद्ध तरीके से जो काम और हो सकते हैं उन कामों को प्राथमिकता से लेकर आगे बढ़ाएंगे। सर, आपकी विधानसभा में आपके खिलाफ बहुत सारे आप ही के कार्यकर्ता उतरे हैं, क्या ये बात भी आपने रखी कि भाई पार्टी के अंदर ये बहुत सारे नहीं है, वो एक ही बहुत है। और अभी कुछ लोग मुझसे कह रहे थे कि उन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी, तो मैंने कहा जिस तरह की उनकी कद काठी है वो तो यूएनओ को भी लिख सकते हैं, प्रधानमंत्री तो बहुत छोटी चीज है उनके लिए। मीटिंग में रखी है? हाँ, रख दो, उनकी जानकारी में है।
बैठक में विधायकों को भी साफ टारगेट दिए गए हैं। जनता से संवाद बढ़ाना होगा, नाराज कार्यकर्ताओं को साथ लाना होगा और सरकार संगठन की योजनाओं को बूथ तक पहुंचाना होगा। संदेश साफ है कि टिकट किसे मिलेगा इसका फैसला राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा, लेकिन चुनाव जीतने की जमीन तैयार करने की जिम्मेदारी विधायकों की होगी। एक एक विधायक से उनके विधानसभा क्षेत्र का फीडबैक माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुना है। क्या क्या काम विधानसभा के अंदर हो सकते उसकी चर्चा हुई है। कार्यकर्ताओं में समन्वय की चर्चा विस्तार से चर्चा हुई। तो इससे पहले हमने मंडल अध्यक्षों से हमारी बैठक हो चुकी थी। हर मंडल का जो फीडबैक था वो भी हमने विधायकों को बताया और चुनाव की दृष्टि से विधायक और संगठन ये एक साथ मिलकर किस प्रकार से उस विधानसभा मजबूती दे, इस दृष्टि से हमारी आज की बैठक में हमारी चर्चाएं रही है। हमारे जो अपने कार्य हैं, संगठन के कार्य हैं, सरकार के साथ मिल करके हम उनको कैसे आगे बढ़ाएं, संगठन कैसे मजबूत हों, कैसे जन जन तक हम पहुंचे और पुनः 2027 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार यहां बनने जा रही है, उसके लिए कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई। बैठक में जिला अध्यक्षों से संभावित प्रत्याशियों के नाम भी पूछे गए, जिसने विधायकों की धड़कनों को बढ़ा दिया। बहरहाल मंगलवार की बैठक महज संगठनात्मक कवायद नहीं थी। बीजेपी ने 2027 की चुनावी तैयारियों का ब्लूप्रिंट विधायकों के सामने रख दिया है। बैठक में कमियां भी सामने आई और नाराजगी भी। अब चुनौती इन्हीं कमियों को दूर करने और संगठन के अंदर की खींचतान को चुनाव से पहले खत्म करने की है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। लगातार हो रही बारिश और बांधों से छोड़े गए पानी के बाद अब गंगा और यमुना का जल स्तर बढ़ रहा है। प्रयागराज में कई इलाके जलमग्न हैं और तटीय इलाकों में बाढ़ का पानी पहुंच गया है। कानपुर में भी गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया। लगातार बारिश ने संगम नगरी प्रयागराज की तस्वीर कुछ ऐसी कर दी। कई इलाकों में सड़कें जलमग्न हैं तो संगम जाने वाला रास्ता भी करीब 3 फीट पानी में डूबा नजर आ रहा है। सीएमपी डिग्री कॉलेज के सामने बना अस्थायी बस अड्डा भी पानी से घिर गया है। राहगीर जलभराव से जूझ रहे हैं। जॉर्ज टाउन, करेली, राजरू, पपूर और गंगानगर कछार में भी पानी का डेरा है। इस वक्त हम संगम जाने वाले मार्ग पर हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर 2.5 से 3 फीट पानी भरा हुआ है। तमाम जो वाहन है, चाहे रोडवेज की बसें हो, चाहे स्कूटर और मोटरसाइकिल चालक हो, चाहे ई रिक्शा हो, सभी इसी पानी से होकर गुजर रहे हैं। कारें इस पानी से होकर गुजर रही हैं। तमाम वाहन में पानी चले जाने से वाहन खराब हो रहा है और ये पूरा इलाका जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक जल भरा हुआ है और ये हाल उस शहर का है जो स्मार्ट सिटी में शुमार है। पानी की स्थिति है कि सीएमपी के बैराना के आगे से इतना गांठ भर का पानी है और हम लोग पैदल वहां से आ रहे हैं और स्थिति ये है कि नगर निगम की क्या व्यवस्था है समझ में नहीं आ रहा है कि नगर निगम है भी कि नहीं। बांधों से छोड़े गए पानी ने गंगा यमुना का जलस्तर बढ़ा दिया है। गंगा किनारे बसे दारागंज में बाढ़ का पानी अब तटीय इलाकों को डुबा रहा है। हालांकि